My name is Megha Kaur Agrawal, lecturer at Regional College of Pharmacy. Today we are going to study D Pharms Part 1, Social Pharmacy, Unit number 2, Preventive Healthcare. In it we have already studied about demography and its 5 stages. After that we discussed about fertility, then family planning methods, then mother and child, and after that immunization. And now we will going to study about the immunity. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे immunity का ये बेसिक चार्ट. क्लियर है? इम्यूनिटी हमने कल डिफाइन देख ली थी. क्या होता है इम्यूनिटी? वो प्रोसेस होती है जिससे कि एंटीबॉडीज एंटीजन का रेस्ट्रिक्ट करती है उसको हमारी बॉडी में डेवलप होना. ठीक, इसके बाद हमने कुछ एक चार्ट बनाया. इम्यूनिटी दो तरीके से हम नेचुरल और एक्वायर्ड हमने दो तरीके से देखी. आप लोग ध्यान देख लिया, आप नोट्स में देख लो, कहीं भी देख सकते हो. ठीक, नेचुरल और एक्वायर्ड. नेचुरल में हमने लिखा है कि ये एक पर्सन का पहले से ही उसके अंदर होती है या फिर ऑटोमेटिक कहीं से भी डेवलप हो चुकी होती है बिना डिजीज के, कुछ भी इन्वायरमेंट के हिसाब से हो जाए या हो जाए. ठीक है. सेकंड देखिए हम इसमें एक्वायर्ड. एक्वायर्ड होती है, ये गेन होती है ड्यूरिंग लाइफ टाइम. हमारी जो जिंदगी हम जी रहे हैं उसके अंदर हमें जो इम्यूनिटी मिलती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड में दो पढ़े, एक्टिव और पैसिव. अब एक्टिव में हमने पढ़े हैं दो. ठीक है, समझ आ रहा है ना? सबसे पहले हमने देखा इम्यूनिटी के दो हो गए, नेचुरल और एक्वायर्ड. एक्वायर्ड में भी आपके दो हो गए, एक्टिव और पैसिव. एक्टिव में भी आपके दो हो गए, नेचुरली और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड. क्लियर है? एक्टिव मतलब क्या होता है? जो कि वो धीरे धीरे हमारे शरीर में बनती है और धीरे धीरे ही खत्म होती है. ठीक है. नेचुरली एक्वायर्ड में क्या होगा? किसी को कोई भी बीमारी होगी, ठीक है, बीमारी हो गई तो ऑब्वियस सी बात है एंटीजन है तभी बीमारी हुई होगी. ठीक है ना? बीमारी हो गई और वो इंसान उस बीमारी से ठीक हो गया तो वो ठीक हो गया यानी उसने एंटीजन को हरा दिया ये एक टाइम पीरियड में. तो एंटीबॉडी ने एंटीजन को हराना सीख लिया, उस टाइम पे सीख लिया ना, तो वो एक तरीके से नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी. ये एक बीमारी के बाद ही होती है आपको. क्लियर है क्या? इसके बाद है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस. आर्टिफिशियली इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं वैक्सीन का. इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी में आपने पढ़ी है नेचुरल और एक्वायर्ड. नेचुरल एक इंसान को इन्वायरमेंट में रह के या फिर किसी भी हिसाब से उसकी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है. फिर हमने पढ़ी है एक्वायर्ड. एक्वायर्ड क्या होती है? जो कि हमें हमारी लाइफ टाइम के दौरान मिलती है, चाहे कभी भी मिले हो. इसमें हमने फर्स्ट पढ़ी दो इसके नाम, एक्टिव और पैसिव. एक्टिव है जो कि बहुत धीरे धीरे हमारे शरीर में बनती है और धीरे धीरे ही खत्म होती है. इसके अंदर एक्वायर्ड में एक्टिव के अंदर फर्स्ट हो गए नेचुरल. नेचुरल के अंदर हमने क्या देखा है? नेचुरल में हमने ये देखा है कि आफ्टर द डिजीज, किसी भी बीमारी के बाद में जो इम्यूनिटी हमें हमारे में डेवलप होती है वो होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक. उसके बाद जो हमने वैक्सीन वगैरह यूज करी, अगर वैक्सीन यूज कर ली तो हो जाएगी हमारी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. सेकंड हमने देखना है पैसिव इम्यूनिटी. ये बहुत प्रोड्यूस्ड एंड लॉस्ट रैपिडली, बहुत जल्दी बनती है और बहुत जल्दी गायब हो जाती है. ठीक है ना? गायब हो जाती है मतलब खत्म हो जाती है, उसका असर कम हो जाता है. इसमें हमने दो पढ़ी है, एक है नेचुरली एक्वायर्ड और सेकंड है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड. नेचुरली मतलब उसकी माँ से मिल रही है बच्चे को, जो बच्चे को माँ से मिल रही है तो वो क्या हो जाएगी? नेचुरल. और आर्टिफिशियल क्या हो जाएगी? जो हमने वैक्सीन नहीं आएगी इसके अंदर. वैक्सीन के अलावा जो भी चीजें है ना वो सब आपकी इसके अंदर आ जाएगी, आर्टिफिशियल में आ जाएगी. क्लियर है? अब हमने क्या इम्यूनिटी पढ़ी थी हमने. इम्यूनिटी में हमने दो पढ़े हैं, कौन से? नेचुरल और एक्वायर्ड. नेचुरल में हमने दो पढ़े. नेचुरल तो हमारा एक ही है जो कि किसी लाइफ टाइम में उसको मिल रहा है, कोई इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है, फिर उसकी जीन से उसको मिल गया एक तरीके से. ठीक है. सेकंड है एक्वायर्ड. एक्वायर्ड में क्या होता है? उसकी लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम के दौरान उसको जो इम्यूनिटी मिल रही है वो किसी भी एज में हो सकती है, 5 की में, 50 की में, 10 की में, 20 की में. ठीक है. इसमें एक्वायर्ड है ना. एक्वायर्ड में हमने पढ़ी है दो, एक्टिव और पैसिव. एक्टिव होती है जो कि बहुत मुश्किल से आती है और बहुत मुश्किल से जाती है, मतलब लाइफ टाइम रहेगी, एक तरीके से हम रफ आइडिया बोल सकते हैं. एक्टिव में हो जाएगा दो, नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल में क्या होगा? नेचुरल में क्या होगा? जो कि एक डिजीज के बाद उसको मिली है, जिसमें कोई किसी दूसरी एक्सटर्नल फोर्स का कोई काम नहीं आया उसमें. ठीक है. सेकंड है इसके अंदर आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल में क्या होगा? जो उसको वैक्सीन दी गई है, वैक्सीन की वजह से जो वो पर्सन आपके
ठीक हुआ है तो उसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप हुई है, वो होगी आपकी आर्टिफिशियल। सेकंड है पैसिव। पैसिव में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल से बनेगी और बहुत मुश्किल से खत्म होगी, मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। सही है। इसके अंदर भी नेचुरल और आर्टिफिशियल है। नेचुरल भी होगा तो उसकी माँ से मिल रही है उसको प्लासेंटा के थ्रू। प्लासेंटा हम जानते हैं जो कॉमन लिंक होता है, कोड होती है जो बीच के अंदर मदर और आपके बच्चे के, वो ठीक। और आर्टिफिशियल में हो जाएगा वैक्सीन के अलावा जो भी हमने सामान पढ़े, एंटीसेरा, इम्यूनोग्लोबिन, जो कुछ भी पढ़े, उनकी वजह से अगर इम्यूनिटी बढ़ रही है तो वो कौन में आएगी, आर्टिफिशियल में आएगी। क्लियर है सबको फ्लो चार्ट? किसी को इश्यू तो पूछ सकता है अभी, है कोई इश्यू? ठीक है। इसके बाद हमने देखा था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक। ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, अपना प्रैक्टिकल है ये भी। सोशल फार्मेसी का प्रैक्टिकल सेकंड या थर्ड है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। तो उसमें हमने टेबल बनाई थी, इसमें लिखा था एस नंबर पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है। उस पर हम लिखी थी एज, किस एज में मिल रहा है उसको। फर्स्ट लिखा था हमने बर्थ, यानी जब होते ही पहले। फिर लिखा था वैक्सीन। वैक्सीन में हमने लिखा बीसीजी, पोलियो, एचआईवी, डोज लिखे फर्स्ट। बर्थ के टाइम तो फर्स्ट डोज ही मिलने वाला, ऑब्वियसली बात है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो रास्ता होता है जिसके थ्रू हम हमारी बॉडी में उस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाने वाले होते हैं। रूट यानी कि रास्ता, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इंट्रोडक्शन, तो वो रास्ता जिससे हम हमारी बॉडी में उस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाने वाले होते हैं वो होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमने लिखा है एससी, ओरल, एससी यानी कि सबक्यूटेनियस। आपकी ये जब पोलोजी आएगी तब उसमें काफी अच्छे तरीके से आएगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल होता है ये, पेरेंटल यानी तो इंजेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो होता है। ओरल होता है, ओरल यानी तो पिल्स हम ले रहे हैं ना, सिरप पी रहे, वो होगा आपके ओरल होता है। ट्रॉपिकल होता है, ट्रॉपिकल यानी कि जो क्रीम हम लगाते हैं स्किन के ऊपर रब करते हैं वो होता है आपकी ट्रॉपिकल, ठीक है। तो एससी, ओरल और एससी, इस तरीके से हमने पूरा चार्ट बनाया था। कुछ 6 वीक बाद में लगती, 6 वीक बाद में डीपीटी लगती है, ओपीवी लगती है, एचआईवी लगती है। ओपीवी मतलब क्या होगा, ओरल पोलियो वैक्सीन। डीपीटी मतलब डिप्थेरिया, परtussis, टिटनेस में 3 डिजीज आती है आपकी डीपीटी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीपीटी की फुल फॉर्म में कौन कौन सी बीमारियां आती है ओपीवी में, और बीसीजी किसके लिए लगता है, ठीक है। ये आप लिख सकते हो आप ये लोग। और एमएमआर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है इम्यूनाइजेशन के, या आपके कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं मेनली कि डीपीटी में कौन कौन से आपके वैक्सीन आएंगे, ठीक। आपकी ओपीवी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होती है ओपीवी की फुल फॉर्म? ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, ठीक है। एमएमआर, मेसल्स और मम्स रूबेला, ठीक है। मेसल्स और मम्स रूबेला, ठीक। इस तरीके से आपकी अलग अलग बीमारियों की अलग अलग वैक्सीन होती है। साइंटिस्ट ने देखा कि जो डीपीटी है ये तीनों के तीनों लगभग सेम बीमारियां हैं, तो तीनों का एक ही वैक्सीन बनाते हैं, इसका नाम लिख दिया लोगों ने डीपीटी। क्लियर है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर आप फुल फॉर्म लिखिए डीपीटी ओपीवी तो आप इजीली लिख पाएंगे। या फिर क्वेश्चन देती हूँ कि फॉर विच डिजीज डीपीटी वैक्सीन इज यूज्ड, तो आप लिख पाएंगे डिप्थेरिया, परtussis और टिटनेस, ठीक। इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ। इन्वायरमेंट का हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हमने ऑब्जेक्ट जैसे कि वाटर, सॉइल, साउंड, ये सब हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं एक तरीके से, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अलग अलग चीजों में डिवाइड होता है, फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल। फिजिकल में क्या आएगा, जैसे कि आपका एयर हो गया, पानी हो गया, आपका हाउसिंग हो गया, खाना हो गया, वो चीजें होंगी जिसके कांटेक्ट में इंसान फिजिकली आ रहा है। क्लियर है? वो चीजें जिसके कांटेक्ट में इंसान फिजिकली आ रहा है। बायोलॉजिकली यानी कि एनिमल, प्लांट, माइक्रोब्स, ठीक है, जिंदा चीजें। और सोशल यानी कि जो लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, एजुकेशन, मनी, रिलीजन, लाइफस्टाइल। क्लियर है? यह आपकी इन्वायरमेंट है एक तरीके से। इसके बाद में हमने पढ़ा है कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट होता है आपके शरीर के अंदर चलने वाले ऑर्गन्स। दो चीजें हमने देखी है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन टर्म ऑफ हेल्थ,
तो क्या होगा, फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल। फिजिकल यानी कि वो हर एक चीज जिसके कांटेक्ट में एक इंसान आ रहा है, एयर, वाटर, फूड, ठीक है। बायोलॉजिकल यानी कि वो हर एक जीव जंतु जिसके कांटेक्ट में इंसान आ रहा है, प्लांट, एनिमल, इंसान, माइक्रोब्स। सोशल यानी कि वो हर एक चीज जिसकी उसकी सोशल लाइफ में फर्क पड़ रहा है, एजुकेशन, मनी, लाइफस्टाइल, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ। जरूरी है पर्पस ऑफ लाइफ, बहुत फर्क पड़ता है ना इस चीज का। जैसे कि बहुत से के पर्पस होता है कि यूपीएससी निकालना है, तो उनकी लाइफस्टाइल एक तो हो गया यूपीएससी निकालना है और एक हो गया कि उसे बस घर पे रहना है, दो इंसान। तो दोनों की लाइफस्टाइल में कितना ज्यादा फर्क आएगा हम खुद सोच सकते हैं ना। तो ये चीज पर्पस ऑफ लाइफ भी सोशली बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इंसान को। क्लियर है। इन्वायरमेंट सैनिटेशन क्या होता है, जब एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर का है, जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारा ब्लड है वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है, कितना शरीर में बीमारियां हैं क्या नहीं है, वो सब आपके आएगा इंटरनल में। क्लियर है। इसके बाद हमने देखा था वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होगा, पानी के अंदर गंदगी प्रेजेंट होगी तो वो कहलाएगा वाटर पोल्यूशन। गंदगी कई तरह की हो सकती है, सीवेज हो सकती है, घर से निकले हुए कचरा, इंडस्ट्री से निकला हुआ कचरा हो सकता है। जैसे कि यमुना नदी पड़ी, यमुना नदी देखी होगी आपने, दिल्ली के अंदर है। छठ पूजा की फोटो देखी होगी आपने, बहुत वायरल हुई थी। क्लाउड से क्लाउड्स हो रहे थे पानी के अंदर, सफेद कलर के बादल हो रहे थे क्यों, उसके पास में इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री उतना गंदा उस पानी के अंदर छोड़ती है जो कि झाग का रूप ले लेते हैं वहां पे जाके, उस वजह से वो वाटर पोल्यूशन करता है और वो पानी पीने लायक नहीं रहता है। ठीक है। अलग अलग तरह की इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटी और सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। डिसॉल्व होगी जैसे कि गैस हो गई हमारे CO2, NH3, H2S, N2, ये सब होगी आपकी डिसॉल्व, जो कि मिल सकती है। और अनडिसॉल्व्ड सस्पेंडेड, सस्पेंड मतलब होता है ना तैरती रहेगी या फिर जाके जम जाएगी, ठीक है, वो होगी जैसे मिट्टी हो गई, सैंड हो गई, सिलिका हो गई, ऑर्गेनिक हमारे सब्जी के इन सब कचरे हो गए, ठीक है, हो जाएगी हमारी सस्पेंडेड। ठीक। सोर्स क्या होंगे वाटर पोल्यूशन का, सीवेज। सीवेज क्या होता है, हर घरों के पाइप लगे होते हैं, गंदगी एक घर में इकट्ठा होती है, वो गंदगी कहलाती है सीवेज का, नहीं आप वो गंदगी कहलाती है सीवेज। ठीक है। उसके बाद में एग्रीकल्चर वेस्ट यानी कि फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स, ये सब का हम यूज करते हैं, जमीन में जाएगा, जमीन में क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर में जाके पी लेगा। हम बोरवेल खुदवाएंगे तो पानी तो वही पिएंगे, वो भी गंदा पानी आएगा। समझ आ रहा है। इंडस्ट्री हमारा उनका जो गंदगी होगी वो निकाल देंगे एक थ्रू नदी में बहा देंगे। क्लियर है। तो वो भी हमारे सोर्स हो जाएगा वाटर पोल्यूशन का। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, यूरेनियम हो गया, कहीं पे बम मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ कहीं पे चलती ना, हमने चेन रिएक्शंस बनती है इनके अंदर, वो उन सब में जो वेस्ट निकलेगा उसको पानी में फेंक देंगे। तो ये सब के सब वाटर पोल्यूशन को इंक्रीज करने के काम आते हैं। हैजार्ड्स क्या होते हैं, क्या क्या हमारे चीजें हो सकती है। बायोलॉजिकल हैजार्ड्स क्या होंगे, हैजार्ड्स मतलब HAZARDS, ये एक टर्म होती है हैजार्ड्स। हैजार्ड्स मतलब होते हैं कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है या फिर उसके डिसएडवांटेज यूज नहीं करेंगे। होता है ना कि हेल्थ हैजार्ड्स हो गए, उसको मतलब उसकी हेल्थ बिल्कुल से खत्म होने वाली है एक तरीके से, बोलते हैं ना अपन, नहीं बोलते क्या, मनी हैजार्ड्स, उसके पैसे खत्म होने वाले हैं उसके, तो उसके ऊपर क्या बुरी चीजें होंगी एक तरीके से बोलते हैं चीज ये कि फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बहुत अमीर था और उसके पैसे खत्म हो गए, तो बोले ना आपको क्या क्या हैजार्ड्स फेस करने पड़ेंगे, क्या क्या उसको मुसीबतें फेस करनी पड़ेगी। एक फिक्स टर्म नहीं है इसके लिए हिंदी में, पर इन सबका एक कंप्लीट सेंस तो निकल रहा होगा। ठीक। तो हैजार्ड्स देखने में तो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स क्या होंगे, बायोलॉजी मतलब शरीर से रिलेटेड, इंसान बीमार हो जाएगा, उसको बीमारियां हो जाएंगी, उसको डायरिया हो जाएगा, उसको वीकूम डिजीज हो जाएगी, हेलमिंटिस हो जाएगी, उसको कोरिया हो जाएगी, डायसेंट्री हो जाएगी, वायरल हेपेटाइटिस हो जाएगी, बहुत सी बीमारियां तो हो सकती है। केमिकल क्या होगा, केमिकल पॉल्यूटेंट इंसान की हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली करते। क्या करेंगे, पानी में रहने वाले जो जीव है, मछली हो गई, आपके प्रॉन्स हो गए, इन सब वो सब जाकर उस पानी को पिएंगे, उसी में रहना उसी को पिएंगे, ऑब्वियस सी बात है, और उस मछली को हम खाएंगे तो बीमार होंगे, क्लियर सी बात है, बीमार होंगे। तो वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा ना, वो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है ना। वो पहले मछली पी रही है, पानी पी, हम मछली को खा रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली हमें इफेक्ट कर रहा है। क्लियर ये चीज। प्रिवेंट कैसे हो
सकता है। कैसे बच सकते हैं वाटर पोल्यूशन, कैसे बच सकते हैं हम? इसके लिए गंदगी के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए इकट्ठा करने के लिए। पानी के अंदर गंदगी छोड़ना अलाउड नहीं होना चाहिए। पाइप की सप्लाई होनी चाहिए इन सारे गंदगी को इकट्ठा करने के लिए। सैनिटेशन होनी चाहिए, कुएं बने होने चाहिए, साफ नदियां, झरने, झीलें बनी होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग पानी को साफ करने की टेक्निक्स काम में लेनी चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, क्लोरिनेशन प्रोसेस हो गई। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट को अलग अलग एक्ट बनाने चाहिए, जैसे कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इस तरीके से अलग अलग बनाने चाहिए। फिर कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट उस पानी में छोड़ रही तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लेने चाहिए। वाटर पोल्यूशन सबको क्लियर है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन चीजों को, आपको बताओ तो। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चीजें वही है, बस थोड़ा बहुत जैसे आगे बढ़ रहे हैं जिसमें एक पॉइंट और ऐड हो गया, लेकिन बाकी के जो 10 पॉइंट है वो सेम है। ठीक है ना? वाटर पोल्यूशन मतलब गंदा पानी ही रहेगा, गंदी हवा नहीं हो जाएगी। ठीक है ना? इसके बाद सेकंड एयर पोल्यूशन। एयर क्या होता है? वो चीज जिसको हम हमारे अंदर लेते हैं, जिसके हम जी रहे हैं। ठीक है, ये अलग से कंपोजिशन क्या होती है? इसमें नाइट्रोजन होगा 79%, ऑक्सीजन 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02 to 0.04%, वाटर वेपर से अलग अलग टेम्परेचर पे रहेंगे वो आपके। अमोनिया होगा, इनर्ट गैस होगी। इनर्ट गैस क्या होता है? पीरियोडिक टेबल देखी होगी सभी ने, लास्ट वाला सेक्शन देखा होगा, जिसकी वैलेंस बॉन्ड कंप्लीट होता है, जो किसी रिएक्शन नहीं करते हैं, वो कहते हैं, वो होता है इनर्ट गैसेस। ठीक है, उन्हें किससे कोई मतलब नहीं है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो फ्रीली मूव करती है अपने उसके अंदर। ठीक है, वो आगे होगी किसी के पास बॉन्ड नहीं बनाती है। क्लियर है? वो होगी आपकी इनर्ट गैसेस। वो सब ये हमने फिक्स्ड प्रोपोर्शन लिखवाया हुआ है, कंपोजिशन लिखवाया हुआ है। अब इसके अंदर कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो एक तरीके से एयर पॉल्यूशन ही कॉज करेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 0.0 से 0.04 से बढ़कर अगर 10% चल गया तो वो पॉल्यूशन ही कॉज करेगा? करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। तो हमने कुछ सिम्टम्स देखे थे, जैसे कि लंग कैंसर हो सकते हैं, सांस वाली जितनी बीमारियां, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइल अस्थमा हो सकता है, एल्वोलाई कैंसर हो सकता है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आंखें जल सकती है हमारी। ठीक है ना? स्किन एलर्जी हो सकती है, हवा में ज्यादा गैस गंदी हो जाएगी तो। इसके अलावा क्या हो सकता है? पॉइजन हो सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, हमें चक्कर आ सकते हैं, उल्टियां हो सकती है, वहाँ पे हमें हमारा जो गला है यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है हम लोगों को। क्लियर है? ये हम लोग खुद से भी लिख के आ सकते हैं जिससे कि अगर हवा गंदी होगी तो हमें क्या क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, नॉइस। इसके बाद हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सोर्स क्या क्या है? सेम इंडस्ट्री हर एक पोल्यूशन का सोर्स है। ठीक, और ग्लोबलाइजेशन का सोर्स भी वही है। इंडस्ट्री हो गया, किसी से इंडस्ट्री से कॉपर स्मेल्टिंग वर्क्स होते हैं ना, जहाँ पे कॉपर बन रहा है, स्मेल्टिंग में उसको पिघलाना, उसको पीटना, लोहा वाला काम होता है, सबसे भी एयर पोल्यूशन पड़ता है इस तरीके से। जिंक होती है जो कि ब्रास का काम चलता है, जहाँ पे हमारा जिंक फ्यूम्स मतलब होता है उसकी लपटे टाइप होता है ना, कि फ्यूम्स नहीं आती, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में देखे होंगे आपने, फ्यूम्स आती है, तो फ्यूम्स हो सकती है। केमिकल वर्क्स होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड वहां से रिलीज हो रही है, वो भी हो सकता है आपके, या फिर नाइट्रोजन या फिर सल्फर, इन सब के ऑक्साइड समझते हैं, केमिस्ट्री में सुना होगा आप लोगों ने। तो उन सब का पावर प्लांट होता है ना, जहाँ पे सल्फर काम में आ रहा है या फिर नाइट्रोजन काम में आ रहा है, वो भी अगर एयर में जा रहा है तो वो भी एक तरीके से कोज कर सकता है। सेकेंड है कंबंशन। आप लोगों ने 12th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दो प्रोसेस आई थी कार्बन को बर्न करने की। ठीक है, कंबंशन मतलब होता है बर्निंग ऑफ कोल इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर है तो ऑटोमेटिकली उसकी फ्यूम्स है वो वहाँ पे कहाँ जाएगी? एयर में जाएगी। तो एयर के प्रेजेंस में करवाना तो एयर में जाएगी, और एयर में जाएगी तो एयर पोल्यूशन कॉज करेगी। क्लियर है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कुछ स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर कुछ स्प्रे करते हैं, हर्बिसाइड्स, वर्मिसाइड्स, पीडीसाइड्स वगैरह, उनको स्प्रे करेंगे तो वो भी हवा के अंदर जा रही है। तभी तो किसान मास्क लगा कर स्प्रेड करता है, उसको पता है कि नाक में जा सकती है, उससे पॉइजन से मर सकता है उससे वो। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इसके? बहुत इफेक्ट हो सकते हैं, जानवरों की भी डेथ हो सकती है, इससे हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जो भी आपको शुरुआत में बताई थी ना मैंने, आपकी बायोलॉजिकल बीमारियां, लंग कैंसर, पॉइजनिंग, इलेक्ट्रिक ब्रोंकाइल ट्रैक्ट, एयरवेज ब्लॉकेज है ना,
वोमिटिंग, नोजिया, फटीग ये सब हो सकते हैं। इसके बाद है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज क्या होती है? नॉइज होती है साउंड और नॉइज, दो चीजें होती है। साउंड होता है आवाज जो हम सुन रहे हैं, नॉइज होती है जब साउंड एक लेवल क्रॉस कर लेता है, हम उसको बियर नहीं कर पाते, हम उसको सुन नहीं पाते, वो बन जाती है नॉइज। ठीक, हाई फ्रीक्वेंसी जो हो जाती है वो क्या हो जाएगी? नॉइज। ठीक है, अ साउंड बिकम अ नॉइज व्हेन इट डिस्टर्ब द हियरर। जब एक साउंड एक सुनने वाले इंसान को परेशान करने लग जाती है तो वो क्या हो जाएगी? नॉइज हो जाएगी। नॉइज कभी भी हम पॉजिटिव के लिए काम में नहीं लेंगे और साउंड हम कभी भी नेगेटिव के लिए काम में नहीं लेंगे। क्लियर है? साउंड यानी कि जो आवाज हम सुन सकते हैं, नॉइज यानी कि जो आवाज हम नहीं सुन सकते हैं। हर एक पर्सन की अलग अलग टॉलरेंस कैपेसिटी होती है नॉइज के लिए। ठीक है, नॉइज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने दो, लाउडनेस एंड फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस होगी कि वो कितनी तेज से उसकी आवाज आ रही है, फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी में आप लोगों ने फिजिक्स में तो पढ़ा होगा ये इस तरीके से, ये वेव डायग्राम। ठीक है, ये कितना पास में है, ये कितना पास में है उससे उसका उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, अब मैं आपको ये समझाने नहीं कर सकती फ्रीक्वेंसी क्या होती है। वेव्स पर मिनट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो पर फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस देखिए कि आपको उसमें क्या होता है, वेव्स पर मिनट, वेव्स पर सेकंड, वेव्स पर हावर, उसी कंडीशन पे डिपेंड है। ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा उसकी लाउडनेस होगी, तो उसकी पिचनेस होगी। ठीक है, इसके हेल्थ पे क्या फर्क पड़ सकते हैं? एक इंसान बहरा हो सकता है, हियरिंग डिसेबिलिटीज आ सकती है, उसको बोलने में दिक्कत आ सकती है, उसको पता है हमें पता है कि मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी आवाज कान में जा रही है। लेकिन बहुत बार हमारे सेंसेस, अगर एक सेंस भी लूज होना शुरू हो गया ना तो उसका इफेक्ट दूसरे सेंस पर भी पड़ता है। ठीक है, अगर मेरे को देखना बंद हो जाएगा तो मेरे को बोलने में मेरे को दिक्कत आने लग जाएगा। एक से दूसरा कनेक्टेड रहता है हमेशा। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम? टीवी की आवाज को कम रखें, या फिर पढ़ाई हो रही है जहाँ पे वहाँ साउंड सिस्टम कम आवाज में चले, सेमिनार्स, इंडस्ट्रीज है वहाँ पे मशीन्स का नॉइज कंट्रोल सिस्टम हो। आप लोगों ने देखा होगा, हम गाड़ी में लेते हैं उसमें नॉइज एब्जॉर्बिंग पैड्स लगे होते हैं, गाड़ी के अंदर लगे होते हैं। कभी किसी ने गाड़ी की तो देखा होगा, फीचर्स पड़े हो गाड़ी के, तो नॉइज एब्जॉर्बिंग पैड्स लगे होते हैं। किसी सिनेमा हॉल में जा रहे हैं वहाँ पर भी लगे होते हैं नॉइज एब्जॉर्बिंग पैड्स लगे होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा नॉइज को कैप्चर कर लेते हैं और एक साउंड को अच्छे तरीके से डिलीवर करते हैं। क्लियर है चीज? इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ध्यान रखिए।